ये हो गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप प्राचीन इतिहास का गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है इससे पहले के जो वंश हैं उनको पढ़ा था, जिसमें से आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो मौर्य वंश को दे रखा था, जिसको आपने पढ़ लिया है अच्छे से। इसके बीच में मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन और इस तरह से छोटे छोटे और भी शक वंश, ये सब बहुत सारे आए, जिनके बारे में इसमें हमें दे नहीं रखा है पढ़ने के लिए सिलेबस में। इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दे रखा है उसी को ही केवल कवर कर रहे हैं। तो हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो गुप्त वंश दिया है, जिसमें हमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। गुप्त काल जो है उसको जानते हैं हम कि गुप्त काल कब से शुरू हुआ और कब तक रहा। गुप्त काल जो है यह हमारा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है। गुप्त जो थे वो वैश्य थे तथा उनके विभिन्न शासकों ने कई महान उपलब्धियां जो हैं हासिल की। गुप्तों ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बीच में इसमें से जो है बहुत सारे ने शासन किया। मेन इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है वो हमें पढ़नी है समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त, इसको चंद्रगुप्त प्रथम भी आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर जो है गुप्त जो है प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे। इससे बीच में जो है हमारा मौर्य के और गुप्त के बीच में कुषाण वंश भी आया था, जिसके जो है ये लोग सामंत थे। लेकिन हमें सिलेबस में दे नहीं रखा, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ने को तो दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सब कर डालिए, एक ही चीज़ के ऊपर PhD भी कर डालिए, तो फिर आप जो है उसका आपका सिलेबस का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए आपको जो पढ़ना है वो हमेशा सिलेबस वाइज ही पढ़ना है। जो सिलेबस में दे रखा है सबसे पहले उसको तो ख़त्म कर लीजिए, नहीं तो आप एक एक टॉपिक पर PhD पूरी हो जाती है। इसलिए वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो है गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? हमें गुप्त वंश का संस्थापक हमें महाराज श्री गुप्त को कहा जाता है। इसके बाद घटोत्कच जो है वह शासक बना। दोनों ने महाराज की उपाधि, उन्होंने जो है इसमें जितने भी आएंगे शासक उन्होंने कोई ना कोई उपाधि अपने आप से ले रखी थी। इन दोनों ने जो है महाराज की उपाधि ली थी। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको जो है घटना चक्र, NCERT और जो है सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैंने इसमें सब में शामिल कर रखा है। अब देखते हैं आगे क्या है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का जो है तीसरा शासक था। इसके समय में गुप्तों का तेज़ी से उत्कर्ष हुआ और इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जैसे अभी देखिए इनके लिए बताया मैंने, वैसे ही जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर आपको हम बताते हैं कि गुप्त वंश में जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है कब से कब तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक रहा। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली था। कलर चेंज कर लिया जाए जिनमें आपको अच्छा लगेगा। और सर्वशक्तिशाली सबसे ज़्यादा था चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवियों के साथ में इसने जो है विवाह किया था। लिच्छवियों के साथ में इन्होंने जो है उनकी राजकुमारी थी, ये भी एक वंश था, उनकी राजकुमारी थी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। मतलब कि जो है इनके काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लिच्छवियों के साथ में विवाह। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी, क्या नाम था उनका? कुमार देवी, इनसे विवाह किया हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलाया था जिसका नाम क्या था? गुप्त संवत कहा गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था, तो वो जो था गुप्त संवत था। यह संवत 319 में ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 319 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। ये चीज़ें हो गई इसकी इम्पोर्टेंट जो हैं। इसके बाद में आता है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं आपको। समुद्रगुप्त जो है 350 से 375 ईस्वी तक आया रहा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है समुद्रगुप्त शासक बना। ये चंद्रगुप्त था, इसका जो है पुत्र है ये समुद्रगुप्त। ये पूछा जाता है समुद्रगुप्त किसका पुत्र था। उसमें आपको चंद्रगुप्त प्रथम भी ऑप्शन में रहेगा और चंद्रगुप्त द्वितीय भी ऑप्शन में रहेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज़ जो है इसमें चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त, वह जो है शासक बना। इसमें जो है आपको हम बता दें कि प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का
अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335-375 ईस्वी के बीच में शासन के बारे में उसकी जानकारी देता है। जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये इसकी जानकारी कब से कब तक के लिए देता है? 335 से 375 ईस्वी तक की जानकारी ये देता है गुप्त वंश की। इसके में जो है इस स्तंभ में समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन के संस्कृत भाषा में प्रशंसा पत्र लिखे गए हैं। इसमें प्रशंसा वर्णन किया गया है, जिसे जो क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है उसको, इसीलिए क्योंकि इसमें इनकी प्रशंसा की गई है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजय बताई गई है कि इन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी लड़ाई की और ये जो है इनकी कहाँ कहाँ पर विजय हुई। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। कौन कौन से नाम थे वो? संधि विग्रह, खाद्य पाटिक और कुमारामात्य और महादंड नायक, ये जो हैं इसमें नाम मिलते हैं इनके अधिकारियों के। अशोक के निर्मित जो है ये स्तंभ मूल में पहले कौशाम्बी में था। फिर कहाँ पर था? कौशाम्बी में। उसके बाद में जो है अकबर ने इलाहाबाद में इसको स्थापित करवाया था। अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जो है जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। जहांगीर और बीरबल का भी इसमें जो है उल्लेख मिलता है। यही प्रयाग प्रशस्ति की बात बता रहे हैं हम। इसकी सारी बातें जो थी ये प्रयाग प्रशस्ति के ही बारे में थी। फिर समुद्रगुप्त ही जो है गुप्त वंश का ऐसा शासक था जिसका प्रभाव विदेश में भी था। ये भी कुछ पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त जो है कौन सा ऐसा शासक था जिसका विदेश में भी उसकी लोग जानते थे उसको। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने कई विजय प्राप्त की। कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की? आर्यावर्त के विजय अभियान में समुद्रगुप्त ने 3 प्रमुख शक्तियों को हराया था। कौन कौन सी थी वो? एक थी नागसेन, ये थे ग्वालियर। फिर उसके बाद दूसरा नाम था अच्युत, ये थे बरेली उत्तर प्रदेश। फिर तीसरे थे कोतकुलज, इन्होंने पराजित किया था। फिर उसके बाद में जानते हैं इनको जो है क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते थे? क्रूर और विस्तारवादी नीति के कारण जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता था। अब ये किसने था? ये बोला था, ये भी बता दे रहे हैं आपको, विसेंट इनका नाम था। इन्होंने किताब एक लिखी हुई है, ये इतिहासकार हैं विसेंट स्मिथ ने लिखा था। और उसके बाद इनकी किताब का नाम बता दें आपको, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि भारत का नेपोलियन जो है उसे समुद्रगुप्त को इन्होंने कहा हुआ है। फिर जो ये हरिसेन था, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है लिखा किसने था? हरिसेन ने लिखा था। और वो हरिसेन जो है दरबारी इनका कवि था, मंत्री था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इसके बाद में आप जान लीजिए चीज़ और इसके बारे में, सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। तो ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर थोड़ा सा लिखना मिस्टेक हो गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने जो है अपनी आपकी नाम की क्या उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इसने जो है कार्यकाल इनका कब तक रहा, कब तक ये शासन किया इन्होंने? 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये हमारा समुद्रगुप्त का पुत्र था, क्योंकि ये वंश वाली व्यवस्था चलती थी, उसी हिसाब से इसका जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है वो इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी। साम्राज्य विस्तार के कारण जो है विक्रमादित्य की उपाधि इसको दी गई थी। फिर उसके बाद में आपको बता दें इसके बारे में जो है इसका एक नाम और भी मिलता है। इसका नाम मिलता है देवगुप्त। देवगुप्त जो है ये कहाँ मिलता है? सांची में इसका जो है वाकाटक अभिलेख है, उसमें वाकाटक अभिलेख, इसमें जो है इसका नाम जो है देवगुप्त भी मिलता है। और इसके और भी अन्य नाम थे, देखिए विक्रमादित्य की भी उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नाम, देवगुप्त भी नाम। इसके बाद में इसका नाम जो था एक और देवराज भी था।
इसके बाद में इनका देवश्री भी नाम था। इतने नाम इनके थे। ये सब चीज़ जो हैं इनके नाम है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। विक्रमादित्य भी कहलाते थे ये। फिर उसके बाद परम भागवत भी की उपाधि भी इन्होंने ले रखी थी अपने आप से। फिर उसके बाद में जो है आगे बताते हैं आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। अब ये शकों को हराया कहाँ था? विक्रमादित्य ने इनको इस शकों को हराने की ही वजह से इनको जो है एक चीज़ बोला जाता था, कहा जाता था शक विजेता। शक विजेता थे, विजेता, शक विजेता भी इन्हें कहा जाता था। पश्चिम भारत में के अंतिम शासक जो थे राजा, ये शक थे। शक राजा जो थे राजा रुद्र सिंह तृतीय को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में सत्ता का उन्मूलन कर दिया था, शकों की सत्ता का। फिर उसके बाद में शकों को हराने के कारण इनको जो है शकारी भी बोला जाता था। शकारी, इतने सारे नाम जो हैं इनके मिलते हैं, बहुत जगह पे उल्लेख है इसका जो है। इन्होंने इसके बाद में इनको हराने के उपलक्ष्य में जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। फिर उसके बाद में इस सिक्कों को कहते क्या थे? रुपयक या रूपक, इन सिक्कों को ये कहा जाता था। ये चीज़ें हैं इनकी इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में जो है कालिदास इनका दरबारी कवि था, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में आप जानते हैं आगे इनके बारे में, इनके ही दरबार में एक नवरत्न के बारे में पढ़ा जाता है कि हाँ, नवरत्न जो हैं वो किसके दरबार में थे? वो जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में नवरत्न थे। इनके ही दरबार में नवरत्नों के बारे में भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कौन कौन थे नवरत्न इनके यहाँ? एक थे कालिदास, ये तो बता ही दिया आपको। कालिदास जो है दरबारी कवि थे इनको। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे थे अगले धन्वंतरी। ये इनमें आपसे पूछा जाता है कि ये कौन थे, ये क्या थे? जैसे ये चिकित्सक थे, चिकित्सक। फिर उसके बाद में अगला नंबर है जो है तीसरे थे वाराहमिहिर। ये बहुत बार क्वेश्चन इनके सब के बारे में पूछा जाता है कि हमारे ये सब पुराने साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में समझ लीजिए, इसलिए पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ये खगोल विज्ञानी थे, खगोल विज्ञानी। फिर उसके बाद में अगला चौथा नंबर है अमर सिंह। ये कौन थे? कोषकार थे, कोषकार। फिर उसके बाद में वास्तुकार थे। कौन? वास्तुकार, शंकु नाम था। फिर आगे एक पेज और ऐड कर लें जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए, शंकु। फिर उसके बाद में थे छठवें रत्न ज्योतिष थे। ये ज्योतिषी थे छपड़क। सातवें थे व्याकरण ज्ञाता जो थे वो थे व्याकरणज्ञ। इनका नाम था वर रुचि। आठवें जो थे जादूगर थे, जादूगर। वेताल भट्ट नाम था इनका। फिर नौवें जो थे ये जो हैं कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ। इनका नाम था घटकपर, घटकपर, ठीक, ये इनका नाम था। ये इनके नवरत्न हो गए। फिर उसके बाद में इनके बारे में जो है एक चीज़ और भी है, चीनी यात्री फाहान, ये जो है इन्हीं के ही शासनकाल में आया था। चीनी यात्री, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। इसके कुशल प्रशासन की प्रशंसा जो है इसने बहुत ज़्यादा की है। इनका जो है काल जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसको भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, ये भी जो है भारतीय इतिहास का जो है इनका शासनकाल कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फिर आया कौन सा इनका राजा? कुमारगुप्त प्रथम आया। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बताते हैं, जिनकी जो है 415 से 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी जो है पत्नी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी ध्रुव देवी से बड़ा पुत्र था
कुमारगुप्त। ध्रुव देवी से उत्पन्न हुआ था ये। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, 18 अभिलेख प्राप्त हुए इनके में। इनके शासनकाल के बारे में जो है 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। विलसद अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तथा गुप्तों की वंशावली प्राप्त हुई है, जिसमें हमें इनके पूरी वंश के बारे में पता चलता है कि कौन किसका पुत्र था। इसके बारे में हमें सब चीज़ें अच्छे से पता चल जाती हैं। फिर आगे जो है इनके शासन के अभिलेख जो हैं सबसे ज़्यादा जो है मंदसौर अभिलेख में मिलते हैं। मंदसौर अभिलेख में इनके बारे में सबसे ज़्यादा बातें लिखी हुई हैं। इसके लेखक कौन थे, वत्स भट्टी नाम था उनका। फिर इन्होंने इस अभिलेख में सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का वर्णन भी प्राप्त होता है साथ में। उसके शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र को पराजित किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया था इन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वह जो है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। फिर उसके बाद में बंगाल के 3 स्थान कुमारगुप्त कालीन ताम्रपात्र प्राप्त होते हैं बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में ताम्रपात्र प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं भी यहाँ पर प्राप्त होती हैं। मुद्राओं की उसकी उपाधियाँ उसमें लिखी हुई हैं। महेंद्रादित्य, इनकी उपाधियाँ जो थी महेंद्रादित्य, ये सब इनकी जो मुद्राएं हैं उनमें मिलती हैं। श्री महेंद्र, फिर महेंद्र सिंह, ये सब इनकी उपाधियाँ हैं। अश्वमेध महेंद्र, ये सब इनकी उपाधियाँ हैं। फिर आगे जानते हैं हम स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 ईस्वी तक यह रहा। फिर इसके बाद में इसने जो है स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण करवाए थे इसने जो है अपने। फिर इसने जो है शक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। इनको जो है क्रमादित्य भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्रमादित्य भी इनको लिखा हुआ मिल जाता है। फिर इसने जो है आगे इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने जो है स्कंदगुप्त एशिया तथा यूरोप का पहला ऐसा शासक था जिसने हुणों को पराजित किया था। फिर स्कंदगुप्त वंश का अंतिम सफल शासक माना जाता है स्कंदगुप्त। इसके बाद में कुमारगुप्त तृतीय अंतिम गुप्त शासक था। यह भी जो है लास्ट में इसके बाद में इनके पतन हो गया था। स्कंदगुप्त का आखिरी शासक भी, इनको भी मार दिया गया था, ये ख़त्म हो गया था इनका फिर शासन। फिर आगे जानते हैं हम गुप्त काल में समाज एवं संस्कृति। अब आगे हम जानते हैं गुप्त काल में समाज और संस्कृति क्या थी, कैसा था समाज और संस्कृति वहाँ पर क्या थी। सबसे पहले जानेंगे हम वर्ण व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर जो है पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था जो है विकसित हो चुकी थी। समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। फिर बाकी चीज़ें हमने आपको बताई ही थी। फिर इसके बाद में लेखन का कार्य जो है करने वालों को कायस्थ कहा जाता था। लेखन कार्य के लिए जो थे उनको कायस्थ कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था, ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान ठीक, ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद में कायस्थों ने सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है, ये आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन है। ये मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। इन सब के बारे में आपको अभी हमने पीछे जो वैदिक संस्कृति पढ़ाई उसमें बताया था। तो इस स्मृति में सबसे पहले कायस्थ का उल्लेख मिलता है। इसमें इस काल में जातियों से कई उपजातियां का भी विकास होने लग गया था। उपजातियां भी बनने लग गई थी यहाँ पर, जातियों का विकास, ये चीज़ें थी इसके बारे में। फिर उसके बाद सती प्रथा का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। सबसे पहला प्रमाण इसी काल में मिलता है, यहीं से ही शुरू हुई। गुप्त शासक जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख जो है सागर मध्य प्रदेश से जो प्राप्त हुआ है में पहली बार स्त्री के सती होने का वर्णन है। यह स्त्री एक सैनिक गोपराज की पत्नी थी। ये चीज़ सबसे पहले इसमें मिलती है। कहाँ पर, सती प्रथा हमें जो है
गुप्त काल में ही मिलती है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे जो है शासन व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी, केंद्रीकृत ना होकर के ये विकेंद्रीकृत थी, मतलब बटी हुई थी, ये विकेंद्रीकृत थी। शासन व्यवस्था 4 भागों में बटी थी। कौन कौन से 4 भाग? एक केंद्रीय, दूसरी प्रांतीय, फिर तीसरी जिला और फिर चौथी ग्रामीण। इसमें जो है इस प्रकार के शासन सब व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था। फिर उसके बाद में गुप्त समाज कई प्रांतों में बटा गया था। उसको क्या कहा जाता था? एक भुक्ति कहा जाता था। कई प्रांतों में बांटा था, जो प्रांत थे अलग अलग उनको भुक्ति बोला जाता था। प्रांतीय शासकों के कई नाम होते थे। क्या नाम, कौन कौन से होते थे? जैसे किसी का नाम था एक भोगिक, फिर उसके बाद भोगपति, एक थे उपरिक महाराज, एक गोप्त। ये सब जो हैं भुक्ति के जो है समझ लीजिए शासक थे। फिर शासकों का प्रमुख जो है शासकों का प्रमुख परामर्शदाता जो होता था उसको क्या कहा जाता था? कुमारामात्य कहा जाता था। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। शासकों के प्रमुख परामर्शदाता, परामर्शदाता को कुमारामात्य बोला जाता था। प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया था, जिन्हें जो है विषय बोला जाता था। विषय बोलते थे जो प्रांत को भी, और छोटे छोटे इलाके में बांटे गए थे उनको विषय कहा जाता था। विषय का सबसे बड़ा अधिकारी को क्या बोला जाता था? विषयपति। इन सब चीज़ में ना यही सब शब्द जो हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते थे। नगर और स्थानीय शासन के प्रमुख को क्या कहते थे? सबसे बड़ा नगर और स्थानीय शासन को बोलते थे पुरपाल। और होता था साथ में नगर रक्षक। और ये इसको नगर रक्षक का एक और शब्द बोलते हैं दादिंग। ये भी शब्द बोला जाता था। प्रत्येक विषय में कई ग्राम होते थे, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? ग्रामपति होता था। प्रत्येक विषय में कई ग्राम होते थे, सबसे बड़ा अधिकारी ग्रामपति कहलाता था, या उसको महत्तर भी कहा जाता था। ये सारी चीज़ें उनके समय की थी। सबसे बड़ा जो है न्यायाधीश कौन था? न्यायालय के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। सम्राट सबसे बड़ा न्यायाधीश। न्यायालय जो थे वो 4 प्रकार के थे। कौन कौन से? राजा का न्यायालय, आजकल की तरह से समझ लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट्स जो है वही तरह। राजा का न्यायालय 4 थे, एक हो गया फिर सबसे बड़ा। फिर दूसरे नंबर पे था पूग न्यायालय, तीसरे नंबर पे श्रेणी, फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे कुल। ये जो हैं सब न्यायालय के नाम हो गए। गुप्त काल में सामंत का व्यापक रूप से चलन और प्रारंभ हो गया था गुप्त काल से। फिर सामंतवाद का उदय जो है शक कुषाण काल में हुआ, और राजपूत काल तक यह अपने पूर्ण विकसित रूप से आ गया था। सामंतवाद सबसे पहले जो है प्रयोग कहाँ मिलता है? अश्वघोष ने अपनी पुस्तक में लिखा है। अश्वघोष की पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जाता है, इनकी कौन सी पुस्तक है? इसका नाम है बुद्ध चरित्र। पुरानी पुस्तकें जो है ना वो हिंदी के में भी जो है पूछ ली जाती हैं, इसमें ही नहीं कि यहाँ हिस्ट्री में ही पूछी जाएंगी, बहुत बार हिंदी में भी ये सब प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इनको भी पूछ लिया जाता है। इसमें जो है जागीरदार के अर्थ में सामंतवाद लिखा जाता था। जागीरदार को लिखा गया है सामंतवाद, जागीरदार के संबंध में सामंतवाद लिखा गया है। प्राचीन काल में जो है नागपुर को नंदीवर्धन कहते थे, और वाकाटकों की राजधानी भी बोला जाता था। अग्रहार के बारे में फिर हम आगे जानते हैं। अग्रहार जो है प्रथा थी, एक अग्रहार प्रथा थी जिसमें अग्रहार प्राप्त व्यक्ति को उस भूमि का पर मालिकाना हक मिल जाता था। वह उस भूमि पर लगान फिर उगाता था, मतलब कि वो फिर लगान वसूल करने लगता था। इस पर उसको मालिकाना हक मिल जाएगा किसी भी भूमि पर। तो इस प्रथा को अग्रहार प्रथा कहते थे। गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव थे।
उनका राजकीय चिन्ह जो था वह गरुड़ था। ये पूछा जाता है आपसे कि गुप्त शासक जो का राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद नामक पर्वत के ऊपर विष्णु ध्वजा की स्थापना की थी। फिर उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। ये भी बताया था अभी आपको पहले हमने। बौद्ध धर्म का सक्रिय केंद्र था ये। बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब भी बताया था इसके बारे में आपको। सक्रिय केंद्र था और इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के विद्वान कौन थे, वसुबंध। ये ज़रूरी नहीं है इससे पूछा जाए, ये तो बता दे रहे हैं आपको, लेकिन इस चीज़ को नहीं पूछा जाएगा। परमार्थ, ये याद करने की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। कुमार, फिर दिनाग आदि जो है बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध विद्वान। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद में इस काल में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया था। गुप्त काल में जो है चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हो रहा था धीरे धीरे। ये जान लीजिए, इसमें जो है संस्कृति चित्रकला का विकास होना शुरू हो गया था, विकास हो रहा था। इसमें जो है चित्रकला के विकास के प्रमाण जो हैं कहाँ से मिलते हैं, अजंता की गुफाओं से। अजंता की गुफाओं से जो है इनके प्रमाण मिलते हैं। जहाँ पर जो है अजंता की 16 नंबर की गुफा जो है उसमें जो है मरणासन राजकुमारी जो है इनकी जो है चित्रकारी है, इसकी जो है वो जो है चित्र विश्व प्रसिद्ध है, ये विश्व प्रसिद्ध। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। इस काल में जो है बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए थे। और कौन कौन से मंदिर, जैसे जान लीजिए, भूमरा मंदिर जो है मध्य प्रदेश सतना में पड़ता है, यह भी इसी काल में बनाया गया था। यह भी शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। उसके बाद में कानपुर के निकट भितरी गांव में, ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, भितरी गांव वाला यूपी में बहुत बार आया हुआ है, भितरी गांव का मंदिर। फिर उसके बाद में जबलपुर में तिगहा गांव का मंदिर है, तिगवा विष्णु जी का मंदिर है ये। फिर नचना कुठार, ये जो है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में है। ये जो है किसका है, पार्वती जी का मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है। ठीक, ये चीज़ें हो गई इसमें इम्पोर्टेंट आपकी। फिर दिल्ली में महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण जो है गुप्त काल में ही हुआ था। ये भी बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जो है कुतुब मीनार के पास में है, महरौली लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार के पास में है। सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं गुप्त काल में ही जारी किए गए थे, गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय में शकों पर विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में चलाया था। तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी ये और सारनाथ, ये 4 प्रमुख विश्वविद्यालय थे इनके टाइम पे। तक्षशिला जहाँ पे बाहर से भी लोग पढ़ने आते थे, नालंदा, वल्लभी ये जो है गुजरात में है वल्लभी, और सारनाथ, ये 4 जो हैं विश्वविद्यालय थे। गुप्त काल में भारत में जो है शून्य का आविष्कार हुआ और दशमलव प्रणाली का भी शुरुआत हो गई थी, विकास हुआ था गुप्त काल में ही। इसमें जो है आर्यभट्ट इस काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद में आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की इन्होंने जो है रचना की थी। इस ग्रंथ में दशमलव प्रणाली, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति के सिद्धांत दिए थे आर्यभट्ट ने। इसके बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, जितने लोग भी जो हैं पढ़ रहे हैं, साइंस जानते हैं, उनको सबको पता होगा अच्छे से। प्रणाली, अंकगणित, फिर उसके बाद में बीजगणित और ज्यामिति, ये सब जो है इनके नवीन सिद्धांत सब आर्यभट्ट ने दिए थे। फिर जो है आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोलाकार होते हुए भी अपनी धुरी पर घूमती है। गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे वह ब्रह्मगुप्त थे, वैज्ञानिक सबसे बड़े। ठीक, इन्होंने जो है बताया था ग्रहण, पृथ्वी और चंद्रमा की छाया का परिणाम है, ग्रहण के बारे में बताया था इन्होंने। उस टाइम पे टेलीस्कोप और वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने ऐसे ही ये चीज़ें बताई थी कि ग्रहण जो है पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के परिणाम होते हैं। फिर उसके बाद में अगले थे वाराहमिहिर, ये जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ये भी थे, वैज्ञानिक
सुश्रुत, इनके बारे में जान लीजिए, बताया अभी पहले भी आपको। चिकित्सक। फिर भौतिक विज्ञान के अणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इसी काल में ही हुआ था। अणु के सिद्धांत का प्रतिपादन इसी काल में हुआ था। रसायन विज्ञान तथा धातु विज्ञान के विद्वान जो थे कौन? नागार्जुन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे। नागार्जुन जो थे रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान। इसके बाद में गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी के कानूनों को परिभाषित किया गया था। गुप्त काल में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों से जो निःशुल्क श्रम और परिश्रमिक किया जाता था उसे विष्टि कहा जाता था या बेगार कहा जाता था। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप भी जो है गुप्त काल में ही लिखा गया है। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप जो है वो इसी काल में ही लिखा गया है, भारत का। फिर उसके बाद में स्मृतियाँ बताई थी आपको, याज्ञवल्क्य, पराशर और बृहस्पति, नारद, काव्यानी स्मृति, ये सब जो हैं इसी काल में ही, सब गुप्त काल में ही रची गई थी। इसके बाद में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं हम। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी बता देते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति जो है एक प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह जहाँ उत्तरी भारतीय व्यापार के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका और जावा, सुमात्रा, यह सब देशों से यहाँ पर व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? पश्चिम भारत का भृगु कच्छ जो है पश्चिमी देशों के साथ में ये व्यापार करता था, पश्चिम देशों के साथ। फिर पश्चिम देश भारत की अर्थव्यवस्था श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन जो है व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। इस जो यहाँ पर जो है वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, फिर दक्कन एवं तमिलनाडु जो है वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस थे, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी मेन इंपॉर्टेंट जितनी थी। ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि आपको इसमें सारी चीज़ें बता दें। और उसके बाद में एक चीज़ जो है 6 प्रकार की मुद्राएं पाई गई हैं। गरुड़, धनुर्धरी, परशु, अश्वमेघ, ये सब चीज़ें वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं पाई गई हैं समुद्रगुप्त की। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जान लीजिए, एक बार पूछी गई थी, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब जो है आप एक कोई किसी बुक से इसको कुछ भी आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी बुक से, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए अच्छे से।